Dear students and all my dear viewers, my today's video is the continuation of water resources for ICSE students class 10, and this is the second part of this particular chapter, water resources. The first part of the video was related to the importance of irrigation in India as well as each and every board related questions to tank irrigation and well irrigation. My today's video is related to canal irrigation, modern means of irrigation and water conservation methods, water conservation techniques. So, if anybody wants to have a clear-cut picture of this chapter, the students must go through the first part of this chapter, means my first video, and then they should come to this part. If you are adding these two parts, you will have a very clear-cut picture about this chapter, and you will not miss any question what will be asked in the board exam in any way. So, without investing any more time, I am coming to the point. As I have told you, I will describe from canal irrigation. So, first of all, I am coming to what type of questions may come. Actually, there are two types of canal. One is perennial canal and another is inundation canal. तो दो तरह का कैनाल है, एक को क्या कहते हैं पेरिनियल कैनाल और दूसरा है इनुंडेशन कैनाल. कैनाल का मतलब क्या होता है? पहले कैनाल क्या होता है? रिवर से जब हम लोग पानी को निकालते हैं, द कैनाल विच आर ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्स विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ बैरेज और डैम एट देयर हेड टू इरिगेट द फ्लो ऑफ द रिवर. एंड तो ये है यानी कैनाल का. तो कैनाल क्या होता है? मतलब रिवर से हम लोग निकालते हैं कैनाल को. ये आमतौर पर दो तरह का होता है, पेरिनियल और इनुंडेशन. तो दोनों का हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि क्या डिफरेंस है, और एग्जाम में आमतौर पर डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन आता भी है बोर्ड में कि किस तरह व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेरिनियल कैनाल एंड इनुंडेशन कैनाल. तो मैं उसको डिफरेंस के हिसाब से भी समझाऊंगा, या अगर तुमको ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पेरिनियल कैनाल, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनुंडेशन कैनाल, तो फीचर्स भी तुमको काम कर जाएगा. तो उसी तरह से मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर मुझे समझाना है. तो पेरिनियल कैनाल क्या होता है? ये ऐसा कैनाल होता है जो पूरे साल बहता रहता है. मीन्स दीज कैनाल्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर. पेरिनियल कैनाल. इनुंडेशन कैनाल क्या है? दीज कैनाल्स वर्क ओनली इन रेनी सीजन. लेकिन इनुंडेशन कैनाल जो होता है इसका कोई कनेक्शन रिवर से तो है नहीं, तो ये क्या करता है, तो मतलब ये सिर्फ रेनी सीजन में ही काम करता है, बाकी सीजन में काम नहीं करता. पहला डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस है कि ये लार्जर एरिया को इरिगेट करता है. पेरिनियल कैनाल लार्जर एरिया को इरिगेट करता है, इनुंडेशन कैनाल स्मॉलर एरिया को इरिगेट करता है. और तीसरा है कि दीज कैनाल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय पुटिंग सम बैरेजेस अक्रॉस द रिवर. इसको क्या करते हैं, इसमें वाटर कंट्रोल सिस्टम रहता है. तो जहाँ से हम वाटर से निकाल रहे हैं, रिवर से जहाँ से हम कैनाल निकालते हैं, तो वहाँ पर या कहीं और दूर में भी एक वाटर कंट्रोल सिस्टम जिसको हम बैरेज कहते हैं वो लगाया जाता है, और जितना पानी छोड़ने का मन होगा कैनाल में उतना ही पानी छोड़ा जाएगा. इसमें वाटर कंट्रोल सिस्टम होता है. दूसरा है कि इनुंडेशन कैनाल में कैनाल को डायरेक्टली रिवर से पानी लिया जाता है, इसमें कोई बैरेज या कोई डैम्स नहीं होता. तो हमने कैनाल के बारे में देखा कि कैनाल क्या चीज़ है. कैनाल रिवर से जो हम वाटर को जिस रास्ते से लाते हैं वो कैनाल है. दो तरह का, पेरिनियल, इनुंडेशन, दोनों का जो डिफरेंस हमने तीन डिफरेंस देखा. पेरिनियल सालों भर बहता है, इनुंडेशन ओनली रेनी सीजन में. पेरिनियल लार्जर एरिया, इनुंडेशन स्मॉलर एरिया. पेरिनियल बैरेज या डैम होता है इस पर, और इनुंडेशन में नहीं होता. तो ये तीन बेसिक डिफरेंस है दोनों में. अब इसके बाद यहाँ से कैनाल इरिगेशन से एक और क्वेश्चन भी आता है कि विच इज़ द मोस्ट इरिगेशन या मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन इन आवर कंट्री. हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन के, जैसे हमने देखा था पहले वीडियो में, मैंने कहा था कि नॉर्थ इंडिया में वेल इरिगेशन सबसे इम्पोर्टेंट है. लेकिन ओवरऑल इंडिया की बात करें तो कौन सा इरिगेशन सबसे इम्पोर्टेंट है?
उसका नाम हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछता है। तो अगर हमको वही गलत हो जाएगा तो एडवांटेज भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला है कैनाल इरिगेशन। कैनाल इरिगेशन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है पूरे इंडिया के लेवल पर देखें तो। और इसका पहला एडवांटेज ये है कि दिस इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन, ये बहुत ही सस्ता है, सबसे सस्ता है। दूसरा होता है कि ज़्यादातर जो कैनाल्स है वो पेरिनियल है और ये सालों भर, यानी हमें ज़रूरत के हिसाब से जितना ही पानी का दरकार है, क्योंकि इसमें बैरेज सिस्टम है, कंट्रोलिंग सिस्टम है, तो जितना पानी का दरकार होता है उतना ही पानी हमें मिलता है और सालों भर मिलता रहता है। ये बहुत अच्छा है और यूजफुल चीज़ है इरिगेशन के लिए। और तीसरा है कि जो कैनाल्स होता है, कैनाल वाटर अपने साथ, कैनाल जो पानी को बहा कर लाता है उसके साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स भी बह कर आते हैं। तो कैनाल का पानी जिस खेत में जाता है वो खेत भी फर्टाइल हो जाता है, क्योंकि वो मिनरल्स जो होता है, वो सेडिमेंट्स जो होता है वो खेत को मिल जाता है, तो जिसके वजह से क्या होता है, तो ये उसको फर्टाइल बना देता है। ये 3 इसका मेन एडवांटेज है। लेकिन जैसा हम जानते हैं हर चीज़ का कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी है, इसका भी डिसएडवांटेज है। और क्या है इसका? पहला यहाँ पर कि ओवर फ्लडिंग हो सकता है। जब हम पानी छोड़ते हैं तो खेत में क्या हो सकता है? ओवर फ्लडिंग हो सकता है, जिससे सॉइल जो है वो फार्मिंग के लिए अनसूटेबल हो सकता है। ये इसका पहला है, क्योंकि कैनाल में कंट्रोल्ड जो वाटर है वो तो नहीं होता, अपने हिसाब से तो डाल नहीं सकते वेल इरिगेशन की तरह और दूसरे इरिगेशन से। तो इसमें क्या हो जाता है, तो वाटर लॉगिंग का भी कंडीशन आ जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा यहाँ पर तो पहला हमने देखा कि वहाँ पर जो वाटर लॉगिंग का सिस्टम है, जिसके कारण क्या होता है, तो एडजॉइनिंग एरिया में भी यानी स्वैम्प जैसा हो जाता है। पहला हो गया कि एक्सेस वाटर या ज़रूरत से ज़्यादा पानी होने पर सॉइल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण दूसरा हमने देखा कि अगल बगल का जो एरिया है वो भी स्वैम्पी हो जाता है। और तीसरा है यहाँ पर कि जब हम लोग डैम ये कैनाल बनाते हैं तो एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ये काफ़ी महंगा होता है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन ऑल्सो, दोनों ही इसका डिफ़िकल्ट होता है। कैनाल इरिगेशन पर और भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी कैनाल इरिगेशन का नहीं हुआ। कैनाल इरिगेशन यानी पर एक और बात हम लोग डिस्कस करेंगे, खास तौर पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैनाल इरिगेशन किस स्टेट में पॉपुलर है, और कैनाल इरिगेशन आमतौर पर जो है वो नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर है लेकिन साउथ इंडिया में नहीं है। तो कैनाल इरिगेशन नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर है और साउथ इंडिया में नहीं है, इसका क्या कारण है? कौन कौन सा स्टेट में होता है वो भी देख लें। तो पहले मैंने कह दिया कि नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर है तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में होगा। जैसे तो कौन कौन स्टेट्स होगा? स्टेट्स के लिए हम लोग यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये स्टेट का नाम याद रखेंगे। और अब मेरा जो दूसरा पार्ट था कि आखिर ये नॉर्थ इंडिया में क्यों पॉपुलर है और साउथ इंडिया में क्यों नहीं है, तो इसका कारण देखते हैं। तो इसका पहला पॉइंट हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स आर पेरिनियल, यानी नॉर्थ इंडिया की बहने वाली जितनी भी रिवर्स हैं वो सब हिमालय से कनेक्टेड हैं, और हिमालय से कनेक्टेड होने के कारण ये पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब सालों भर इसमें पानी रहता है। बट द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया आर सीजनल, साउथ इंडिया के ज़्यादातर रिवर सीजनल हैं। तो सीजनल होने की वजह से यहाँ पर फिर रेनी सीजन के अलावा तो बाकी सीजन में वो काम ही नहीं कर पाएगा कैनाल, तो इसीलिए उसको ज़्यादा वहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। दूसरा रह गया यहाँ पर कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसमें इन कंपेरिजन टू साउदर्न इंडिया ये इसका जो मिट्टी है वो काफ़ी सॉफ्ट है। नॉर्थ इंडिया में एलुवियल सॉइल है, इसलिए ईजियर टू डिग। और दूसरा है साउथ इंडिया में क्या होता है, रॉकी सरफेस है, तो जहाँ पर ज़मीन की खुदाई करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, इसलिए भी साउथ इंडिया में ये इरिगेशन पॉपुलर नहीं है और नॉर्थ इंडिया में है। तीसरा ये कह सकते हैं कि इरिगेशन का डिमांड भी ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया या नॉर्दर्न प्लेन्स ऐसा होता है जो एक तरह से यानी एक बहुत ही फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा इरिगेशन उतना ज़्यादा लगेगा, इसीलिए यहाँ पर इरिगेशन का डिमांड भी ज़्यादा है, और इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको इसलिए यूज भी इसका ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो ये था यहाँ पर कैनाल इरिगेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन में। अगर यहाँ से कई तरह क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ 2 मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन, तो हमें 2 याद रखना चाहिए कम से कम, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन।
CO2। अब इसका एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि इसका सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि फर्टिलाइज़र एंड न्यूट्रिएंट लॉस, फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट का जो लॉस है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि ड्यू टू लोकलाइज्ड एप्लीकेशन एंड रिड्यूस्ड लीचिंग। क्योंकि इस इरिगेशन में वाटर को हम लोग क्या करते हैं, या तो उसके रूट में डालते हैं या ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट जो बहकर चला जाता है, अगर दूसरे केस में हम देखें कि अगर इसमें हम कैनाल से इरिगेशन करें, तो कैनाल इरिगेशन क्या होता है, जितना हमारा फर्टिलाइज़र और जितना भी हमारा न्यूट्रिएंट्स है ऊपर का बहकर चला जाता है, लेकिन इसमें तो ऐसा जाने का कोई चांस नहीं है। दूसरा यहाँ पर कि वाटर एप्लीकेशन इफ़िशियंसी इज़ हाई, वाटर जो हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम करता है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से हम लोग पानी डालते हैं, न कम न ज़्यादा। तीसरा है कि फील्ड का लेवलिंग होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई खेत है और एक तरफ ऊंचा है, दूसरा तरफ अगर इसका स्लोप है, मतलब नीचा है, तो पानी पूरा क्या होगा, स्लोपी सरफेस के कारण निचले सरफेस में आ जाएगा, तो नीचे का जो क्रॉप है वो ज़्यादा पानी होने की वजह से बर्बाद हो जाएगा, और ऊपर का जो क्रॉप है उसमें पानी रहा ही नहीं, वो सूख जाएगा। तो दोनों कंडीशन में ख़राब है, लेकिन इसमें किसी तरह का वाटर लेवलिंग, ग्राउंड लेवलिंग का दरकार, फील्ड लेवलिंग का दरकार नहीं होता। और चौथा पॉइंट कह सकते हैं, इससे वाटर का सेविंग होता है और ये हमारे प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये पॉइंट्स है, इसके एडवांटेज हैं, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग चलेंगे यहाँ पर वाटर द मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया जाता है? तो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट का नाम से ही लगता है कि मल्टीपर्पस मतलब जो एक से ज़्यादा चीज़ में काम आए, जो एक से ज़्यादा पर्पस को सॉल्व करे। मल्टी मतलब सो मेनी पर्पसेज। तो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो होता है वो उस प्रोजेक्ट को कहते हैं जो एक से ज़्यादा पर्पस को सॉल्व करता है, जैसे इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिशिंग, ये सारा काम एक ही चीज़ कर देता है। तो जो हम लोग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसका क्या सब काम हो गया, ये इरिगेशन के लिए भी यूज होता है, फ्लड कंट्रोल में भी इसका यूज होता है, ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज होता है, और साथ में फिशिंग के लिए भी यूज होता है। तो ये सारे एडवांटेज, इसमें बहुत सारे काम एक साथ होते हैं, इसलिए इसको हम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये पावर जनरेशन का मेन सोर्स होता है। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन। नंबर 2 है इट कंट्रोल्स फ्लड, ये फ्लड को कंट्रोल करता है। और तीसरा है यहाँ पर कि इरिगेशन का ये मेन सोर्स है। तो इरिगेशन का मेन सोर्स है, पावर जनरेशन का मेन सोर्स है, और ये फ्लड को कंट्रोल करता है। इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब सवाल है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स का नाम अगर पूछ दिया तो 2-3 का नाम याद रखेंगे, जैसे वाखरा नेंगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, हीराकुद डैम, ये सब प्रोजेक्ट यहाँ पर मेन है। वाखरा नेंगल जो यहाँ पर पंजाब हरियाणा से रिलेटेड है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, और हीराकुद डैम जो आमतौर पर यानी उड़ीसा से रिलेटेड है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये सारे जो यानी मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के यानी इसके एडवांटेज हैं। इसके अलावा मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातों के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, जैसे वाटर को सेव करना, वाटर को कंजर्व करना। वाटर को कंजर्व करने के लिए बहुत सारा तरीका यूज़ किया गया है, और उस तरीका में से एक तरीका है रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, इसका टेक्निक कैसा है, किस तरह से ये होता है, और किस स्टेट में ज़्यादा होता है, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सब मेनी क्वेश्चन आर देयर। तो एक एक पार्ट को मैं क्लियर करता हूँ। पहला है कि रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है। रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग is a technique through which rainwater is collected from the roof catchments and stored in reservoirs। क्या मतलब, रूफ के ऊपर वर्षा के टाइम में, बारिश के टाइम में हमारे घर के छत के ऊपर जितनी बारिश होती है, उस बारिश को अगर हम पानी को अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करके एक पाइप के थ्रू उसको हम नीचे एक रिजर्वियर बनाकर उसमें अगर डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी का स्टॉक वहाँ पर हो जाएगा और वो पानी डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा। तो इसको 2 तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। पहला है कि रिचार्ज थ्रू हैंड पंप, हैंड पंप बीच में लगा करके पाइप से नीचे उतारते हैं, बीच में हैंड पंप लगा देते हैं, और हैंड पंप से हम उसको यूज़ करते हैं। तो हैंड पंप के थ्रू हम लोग इसको रिचार्ज करते हैं। दूसरा यहाँ पर रिचार्ज थ्रू
यहाँ पर एबंडेंट डग वेल, कोई छोड़ा हुआ कोई अगर कुआं है तो उसमें भी स्टोर कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये तरीका है यहाँ पर उसको इन्वेस्ट करने का, यानी स्टोर करने का। अब सवाल उठता है कि कौन कौन सा स्टेट है जहाँ पर ये ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पर कम से कम 2 स्टेट का नाम याद रखें, और पहला है मेघालय और दूसरा है राजस्थान, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है। तो अब इसके बाद इससे क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर वाटर हार्वेस्टिंग का दरकार क्यों पड़ गया, रेन वाटर को हम हार्वेस्ट क्यों करें भाई, वर्षा का पानी आता है जाता है, उसको हम क्यों बचा कर रखें। तो पहला इसका कारण यह है कि हमारे देश में ऑलरेडी वाटर क्राइसिस है, पानी की का कंडीशन बहुत ख़राब है, हर जगह पानी नहीं मिलता। तो वाटर स्कार्सिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर ये एक इको फ्रेंडली टेक्निक है, इसमें किसी तरह कोई पॉल्यूशन नहीं है, किसी तरह का कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, तो ये कह सकते हैं ये इको फ्रेंडली है। तीसरा, ये चीप है, ये बहुत ही चीप मेथड है, यानी बहुत ही सस्ता है। और चौथा है टू चेक डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल, और ये ग्राउंड वाटर लेवल को भी यानी डिक्लाइन होने से बचाता है। तो ये इसका एडवांटेज है रेन टॉप वाटर हार्वेस्टिंग का, और वो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आए कि रूफ टॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है वो कैसे होता है, उसका वैसे यानी उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो हम लोग करते क्या है, इसमें 4-5 स्टेप मैं समझा रहा हूँ कि किस स्टेप में कैसे कैसे रेन टॉप वाटर हार्वेस्टिंग होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो घर के छत पर जितना भी रेन वाटर होता है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, और उसको एक PVC पाइप लगाकर उसको नीचे उतारते हैं, जहाँ पर नीचे एक रिजर्वियर बनाकर रखा हुआ है। कलेक्टेड वाटर इज़ फुलफिल्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स, और कलेक्टेड जो वाटर होता है उसको फिल्टर्ड किया जाता है सैंड के द्वारा, ब्रिक्स के द्वारा। अंडरग्राउंड वाटर पाइप यूज़ करते हैं इसको, जिससे कि वाटर को हम लोग वहाँ पर ले जाते हैं फॉर इमीडिएट यूजेस के लिए, यानी अंडरग्राउंड पाइप इज़ यूज टू टेक द वाटर टू द सम्प फॉर इमीडिएट यूज। और इसके अलावा एक्सेस वाटर जो होता है उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग वेल से निकाल लेते हैं, और इस तरह से वाटर फ्रॉम द वेल रिचार्जेस द अंडरग्राउंड वाटर, और ये अंडरग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर देता है। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है, ऊपर में वाटर को कलेक्ट किया, PVC पाइप से नीचे एक तो रिजर्वियर में डाला, अब रिजर्वियर से एक पाइप को लगाकर फिर से एक पाइप लगाकर हम लोग ऊपर में या जहाँ भी हमको यूज़ करना है वहाँ पे एक हैंड पाइप लगाकर हम लोग उसको हैंड पाइप चलाते हैं, तो रिजर्वियर वाला पानी हमको आता है वहाँ से। इस तरह से हम ज़रूरत के हिसाब से उसका यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक हमारे जो अदर वाटर सोर्सेस हैं उसके लोड को ये कम कर देता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है इंडिया ऐसे देश में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लगभग सभी क्वेश्चंस को जो बोर्ड में आ सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड हियर, एंड आई एम वेरी मच होपफुल that if the students go through my 2 videos on this chapter, then he or she will have to face no problem, or not at all any problem will come. They will be able to write each and every question from this chapter. So इसको बार बार देखने की ज़रूरत है, बार बार देखते रहेंगे तो देखते देखते ही ऑटोमेटिकली ये लर्न हो जाएगा। इस तरह से मैं इस पूरी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होगा, मैं इसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।